19 दिसंबर में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ लखनऊ में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में मुतल्लिक योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीए के खिलाफ हुए मुजाहरे के दौरान तशद्दुद में काफी माली नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई करने के लिए योगी हुकूमत ने मुबैना तौर पर मुजाहिरीन की मिल्कियत जब्त करने का ऐलान किया था और उन्हें नोटिस भी रवाना किए गए। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने का हुक्म दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें ये इल्जाम आयद किया गया है कि योगी हुकूमत लोगों की मिल्कियत को जब्त कर रही है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल नहीं किया जा रहा है। कानपुर में आज एसआईटी की जांच की बुनियाद पर पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। उन लोगों को शहर के झकरकट्टी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी 5 अफराद पीएफआई के रुकन हैं, जिन पर 20 और 21 दिसंबर को हुए मुजाहरे के दौरान तशद्दुद भड़काने का इल्जाम है। देखिए, सीए के बाद से कानपुर नगर में जो सीए का विरोध करने के नाम पर 144 का उल्लंघन किया गया, शांति भंग की गई, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की गई, पथराव किया गया, आगजनी की गई, इन सब घटनाओं फायरिंग की गई, 3 लोग की मौत हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इन सब में जो षड्यंत्र की भूमिका में और विभिन्न प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से काम करके यहाँ पर लोगों को भड़काने में बहकाने में पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका सामने आई है, जिसके 5 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा है और भी उनसे पूछताछ के आधार पर यहाँ पर जो पहले से नेटवर्क पीएफआई का रह रहा था, जो विभिन्न प्रकार से यहाँ पर हालात ख़राब करने में, तनाव उत्पन्न करने में, कानून व्यवस्था की स्थिति को उत्पन्न कराने में किसी भी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भूमिका थी, उन सब का अनावरण किया जा रहा है। उन सब के बारे में छानबीन की जा रही है। आगे और भी इनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। धन्यवाद। शाहीन बाग में जारी एहतजाज पर बीजेपी लीडर संगी सोम का मुतनाज़ा बयान आया है। संगी सोम ने कहा कि शाहीन बाग में पिकनिक मनाया जा रहा है और यहाँ एहतजाज नोटों और बिरयानी पर चल रहा है। संगी सोम के मुताबिक शाहीन बाग से लेकर देवबंद तक जारी एहतजाजी मुजाहरे के लिए बाहर से फंडिंग हासिल हो रही है, जिनके खिलाफ मुकदमे कायम करने चाहिए। वहीं शर्जील इमाम जैसे लोगों को चौराहे पर लटका कर गोली मार देनी चाहिए। उसके साथ ही संगी सोम ने दारुल उलूम को भी निशाना बनाया। बीजेपी लीडर संगी सोम के इस बयान पर समाज के दानिश्वर तबके ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ऐसे लीडरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। लोगों ने जो बयान दिया है ये संवैधानिक प्रोविजंस के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ है। इन लोगों को समाज के प्रति ये असहनशील हो गए हैं और इनको ये पता नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। समाज में मर्यादा मूल्य विहीन राजनीति कर रहे हैं और मूल्य विहीन राजनीति करने का यही नतीजा है कि ये ऊट पटांग अनशन बयान दे रहे हैं। ये संगीन अपराध हैं, समाज को तोड़ने वाले हैं, समाज की बेइज्जती करने वाले हैं, औरतों की, हमारी बहनों की, बेटियों की बेइज्जती करने वाले बयान हैं और इनके खिलाफ संज्ञान लेकर कोर्ट भी और दूसरे व्यक्ति भी मुकदमे दायर कर सकते हैं और वो किए जाने चाहिए, क्योंकि जब तक मुकदमे नहीं किए जाएंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये लोग ऐसे ही छुट्टे घूमते रहेंगे और इस तरह की बकवास करते रहेंगे। जो जिम्मेदार लोग हैं और बड़ी पोस्टों पर है, वो इस तरह के जो इश्ताल अंगेज बयान दे रहे हैं और उसका नतीजा निकल रहा है कि आम पर उसका बुरा असर पड़ता है और वो फिर उसके बाद नौजवान बच्चा जो उससे मुताल्लिक है वो भड़काऊ हरकत करता है। जैसा कि कल ही जामे के अंदर एक गोपाल नाम के लड़के ने पिस्टल निकाली, उस तरह के बयान दिए कि साहब लोगों को गोली मारी जाए, चौबले पे इनको फांसी दी जाए। तो ये तो वही दौर ऐसा नजर आ रहा है जो अंग्रेज का दौर था। तो वही बयान जो इस वक्त ये संगीन सोम जैसे लोग दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बयान है, अच्छी बयान नहीं है। इससे शहर की फिजा खराब हो रही है, मुल्क की फिजा खराब हो रही है। तो हमारे विधायक हैं सम्मानित, तो ऐसे बयानात से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि इससे बदअमनी फैलेगी लोगों में। जो एक फिजा है जिसको प्रशासन हमेशा सबको जोड़कर, सारे मजहबों के लोगों को जोड़कर बहुत दिन से जैसा माहौल है चल रहा है, तो उस पर एक असर पड़ेगा। तो इसलिए ये बयानात सही नहीं है, इनसे बचना चाहिए। लखनऊ के घंटाघर पर सीए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत में खवातीन का एहतजाज जारी है। हमारे लखनऊ नुमाइंदे तारिक कमर ने एहतजाजी खवातीन से बातचीत की। इस मौके पर खवातीन ने हुकूमत की जानिब से किसी तरह की संजीदगी नहीं दिखाए जाने पर तशवीश का इजहार किया।
नाज़रीन, इस वक्त हम लखनऊ के घंटाघर पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एहतजाज मुसलसल जारी है, बदस्तूर जारी है। कई दिन हो चुके हैं लेकिन मंजरनामा बेहतरी के लिए शायद तब्दील नहीं हो रहा है। ख़वातीन ये अहद कर चुकी हैं कि जब तक मुतालबा पूरा नहीं किया जाएगा घंटाघर पर एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। दिखाते हैं आपको कुछ मनाजिर और कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप देखेंगे कि किस अंदाज से लोग इजहार ख्याल कर रहे हैं, मुसलसल डिमांड्स कर रही हैं आप लोग, लेकिन कोई भी मुतालबा पूरा नहीं हो रहा है। कोई जिम्मेदार रुकन हुकूमत का सामने नहीं आ रहा है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जितनी भी मेहनत, जितनी भी कड़ी मेहनत कर रही हैं, औरतें को आप लोग देख रहे हैं कैसा धूप में बैठी हुई हैं और परेशान हो रही हैं। इसके बावजूद भी जब नहीं सुनवाई हो रही है तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते रहेंगे और कामयाब होंगे। और ये आप लोग और आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि हम लोगों की ये तकलीफ़, ये सब चीज़ पहुँचाई जाएँ। टेंट निकाल लिया गया, कितनी प्रॉब्लम दी जा रही है और क्यों नहीं सुन रहे हैं वो लोग। आप मीडिया वालों भी हम लोगों की कुछ हेल्प करें और उन तक पहुंचाएं इस चीज़ को। अगर हम नहीं पहुंच सकते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं वो कहते हैं योगी के पास चले। इनको शर्म होनी चाहिए, योगी जी को, उनको आना चाहिए यहाँ पर। नाज़रीन देखिए, मुस्तकिल एहतजाज हो रहा है, आवाज़ें उठ रही हैं, मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी कोई पेशरफ नहीं की जा रही है। आइए कुछ और मनाजिर दिखाते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से यहाँ पर ख़वातीन बैठी हुई हैं और मुसलसल यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज कुछ लोग और हैं, बहुत अहम अभी भाषण कर रही हैं। देखिए कि वो तय ये पहले दिन से यहाँ पर आप बैठी हुई हैं यहाँ पर, लेकिन हुकूमत क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रही है? बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं और खामोशी क्यों है? आखिर किसी मध्यस्थता की ज़रूरत है, कोई मीडिएटर होना चाहिए या हुकूमत कोई खुद पेशरफ्त करे? देखिए, यहाँ से कोई उनसे भीख मांगने नहीं जाएगा। हुकूमत को चल के आना पड़ेगा और हुकूमत ये समझ रही है कि हम गलती कर चुके हैं। अब उस गलती कर चुके हैं तो किस मुंह से आगे बढ़ें, किस मुंह से आगे बढ़ें? इस शर्म में वो नहीं आ रहे। हम कहते हैं आप शर्माओ ना, आओ बात करो और देश को बर्बाद होने से बचाओ। ये कानून वापस कर लो, ये कानून वापस कर लो। अलीगढ़ की शाहजमाल ईदगाह पर ख़वातीन का एहतजाजी धरना आज तीसरे रोज़ भी जारी रहा। शहर तरमीमी कानून के खिलाफ अलीगढ़ की अवाम ईदगाह के मुतसल धरना दे रही हैं। धरने के खिलाफ पुलिस मुकदमा कायम कर चुकी है, लेकिन ख़वातीन किसी तरह से धरना ख़त्म नहीं करना चाहती है। उनका वाज़े तौर पर कहना है कि हम सिर्फ हुकूमत को अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। हमारे रिलेशनशिप के लिए चल रहा है कि हम लोगों को सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए, एनआरसी हटवाने के लिए, सीए भी, हम किसी गलत मकसद से नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ये किसी से लड़ने के लिए, कुछ भी किसी चीज़ के लिए, सिर्फ हमें अपनी आज़ादी के लिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सबको पता है कि एनआरसी सीएबी का पास होने वाला है बिल, उसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बस हम लोगों के हक में फैसला हो जाएगा, हम लोग क्यों करेंगे? मुल्क के हालात और पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ आज एएमयू तलबा ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें हुकूमत के नुमाइंदों की गलत बयानी पर तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर तलबा लीडरों ने कहा कि जामिया में पेश आए वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है, वहीं पुलिस जिस तरह तमाशाई बनी रही वो इंतहाई अफसोसनाक है। संसद में बैठे हुए स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो उन्होंने बयान दिया, तो वो एक ऐसा संगत तैयार कर रहा है, ऐसा आतंकवाद का संगत जो अपने हाथों में इलीगल तरीके से पिस्टल, बंदूक हाथ में लेके आम पब्लिक पे गोलियां चलवा रही है। एएमयू के बाब सईद पर तलबा का धरना आज 47वें रोज़ भी जारी रहा, जहां तलबा ने जमा होकर नमाज जुमा अदा की। तलबा ने मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ की और इस बात का इयादा किया कि उनके मुतालबात पूरे होने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। एएमयू तलबा शहर तरमीमी कानून, एनआरसी, एनपीआर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया के ज़्यादतियों के खिलाफ गुज़िश्ता 47 दिनों से धरना दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कानून फैकल्टी में धरना दे रहे तलबा उस वक्त मज़ीद मुश्तइल हो गए जब फैकल्टी के असातिज़ा से उनकी तकरार हो गई। तलबा का इल्ज़ाम है कि असातिज़ा ने कुछ तालिबात को धमकी दी। एएमयू के शोबे कानून के तलबा भी दीगर फैकल्टियों की तरह धरने पर बैठी है। उनका मुतालबा है कि वाइस चांसलर इससे
बात करें ताकि मसाइल के हल की तरफ पेशरफ्त हो। आज तलबा और तालिबात ने फैकल्टी के गेट पर ताला लगाते हुए धरना भी दिया और एहतजाज दर्ज कराया। अहम दानिश्वर और समाजी कारकुन मानते हैं कि हुकूमत ने एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत मुल्क के अवाम को NRC और CAA में उलझाकर सारे अहम और बुनियादी मसाइल और मौज़ूआत को पसे-पुश डाल दिया है। अब लोग रोजगार, तालीम, महंगाई, करप्शन, जराइम जैसे मौज़ूआत पर बात नहीं कर रहे हैं और इसी सूरत हाल का मौजूदा हुकूमत फ़ायदा उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। पूरा मुल्क CAA की मुखालफत में इस अंदाज से सामने आया कि लोग जिंदगी के बुनियादी मसाइल व वसाइल की बात करना ही भूल गए। पहलू भी अहम है, जब लोगों की शहरियत ही बेयकीनी का शिकार हो तो इससे मुंसलिक मसाइल का क्या जिक्र। कई समाजी तंजीमों से जुड़े लोग अब तरानों के जरिए इंसानियत का पाठ पढ़ाने निकल पड़े हैं। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा कहती हैं कि हुकूमत अपनी साजिश में कामयाब नजर आती है। हर महाज पर नाकाम सरकार लोगों को CAA और NRC में उलझाने में कामयाब हो गई है और लोग असल बात करना ही भूल गए हैं। हम यहाँ पे सरकार की बांटने और राज करने की नीति के खिलाफ आए हैं। बेरोजगारी, हिंसा जैसी चीजों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम CAA का विरोध कर रहे हैं, NPR का विरोध कर रहे हैं। हमें ये कानून नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तालीम चाहिए, विकास चाहिए। हालांकि जिस मौजू पर लोग पूरे मुल्क में एहतजाज और मुजाहरे कर रहे हैं वो अहम और बहुत अहम है, लेकिन बुनियादी सवालों और मुतालिबात को फरामोश कर देना मुनासिब नहीं। जिन मौजूआत पर हुकूमत को घेरा जा सकता था उन तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। आम बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन और कारोबारी टैक्स में रियायत की उम्मीद कर रहे हैं और आम अफराद घर के बजट और महंगाई को लेकर हुकूमत से खसूसी इक़दामात किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ वक्त में तेजी से बढ़ रही महंगाई ने आम शहरी के घर का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई और टैक्स के बोझ से परेशान आम लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। गवर्नमेंट ने 5 लाख तक लिमिट दी थी और जो बात है उसको हमारे 4th क्लास कर्मचारी को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन हमें यानी कि 1st क्लास और 2nd क्लास को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है और महंगाई बदस्तूर बढ़ी है। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे फ़ायदे के लिए भी कुछ करे, यानी कि कम से कम 7 लाख या 8 लाख का करे, या फिर जो सेविंग लिमिट है जैसे 1.5 लाख है अभी तक, वो भी कम से कम 3 लाख कर दे ताकि हम जैसे लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सके। और जैसा आप देख रहे हैं महंगाई तो बदस्तूर बढ़ने पे है, उस लिहाज से बच्चे भी हैं सबके और बच्चों की फ़ीस वगैरह भी जाती हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और बचाने की तो बहुत ही दूर की बात है। उम्मीद तो यही की जा रही है, लेकिन जैसे घरेलू चीज़ें महंगी हो रही हैं, रसोई गैस महंगा हो रहा है, तो उसमें कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। प्लस इनकम टैक्स स्लैब में चेंज कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि हाउसवाइफ के साथ जो वर्किंग लेडीज है उनको भी बेनिफिट मिले, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जितना आज के टाइम में स्लैब है उससे कोई खास बेनिफिट मिल नहीं पाता है। गरीब की रोटी जो चलती है उससे चलती है, आटे दाल से, सब्जियों से, तेल से, ये सब चीज़ महंगी है इस टाइम। भैया हर चीज़ महंगी है। प्याज देखिए कितनी महंगी, गरीब आदमी ने छोड़ दी खानी। लहसुन कितना महंगा हुआ है एकदम, किस वजह से हुआ है? तो सब गवर्नमेंट की हालातों से हुआ है। कैसे हुआ होगा? पेट्रोल डीजल पे आए दिन पैसे बढ़ते रहते हैं। और गैस का तो मैंने बता ही दिया कि कितना महंगी हो जाती है हर महीने गैस। अभी 720 गए हैं, उसमें सब्सिडी क्या आती है? बजट से ही कि आम आदमी की ऐसा हो जो आम आदमी अपनी लाइफ सही से गुजार सके, सुकून से गुजार सके, उसके खाने पीने की कोई परेशानी ना हो, उसे खरीदने में उसको आरामदायक बजट हो जो उसके बजट में यानी कि वो खरीद सके, जैसे उसको मिलती है।
जैसे हम आदमी हैं, जैसे सैलरी मिलती है तो हमारा सैलरी में गुजारा सही से हो जाना चाहिए, ऐसा बजट हो। सबसे ज़्यादा जो है नीचे तबके का आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस टाइम उसको सही मानों में 2 रोटी खाने को सही नसीब नहीं हो रही। अब आप देखिए कि एक जो मजदूर आदमी है वो दिन भर में 600 रुपये कमाता है, 600 रुपये में वो क्या कर लेगा? किसी को उसको तो 100 रुपये भी नसीब नहीं हो रहे। इतना बुरा हाल है इस टाइम कि 2 रोटी उसको नसीब नहीं हो पा रही है। आटा कहाँ पहुँच गया है, 30 रुपये आटा है, सही मानों में सही आटा जो है वो 30 रुपये किलो से कम नहीं है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ से डिप्राइव हो जाते हैं, एजुकेशन लोन की वजह से एजुकेशन से डिप्राइव रहते हैं वो, तो वो थोड़ा सा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना। हिंदुस्तान और ईरान के माबैन जितनी अदबी सरगर्मियां बढ़ेंगी उतने ही ज़मीनी और जहनी फासले कम होंगे और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और खुशगवार हो जाएंगे। ये मानना है उन स्कॉलर्स और अदाकारों का जो ईरान से लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम मशरकिया की जानिब से मुनाकिद किए गए सेमिनार में इस बार फारसी के स्कॉलर्स और अदाकारों को भी शिरकत का मौका फराहम किया गया। यूं तो ईरान व हिंदुस्तान पहले से ही एक दूसरे के बहुत करीब हैं और हमेशा से अच्छे रिश्तों में बंधे रहे हैं, लेकिन यहाँ की तहजीब व तमद्दुन और अखलाक देख कर लगता है कि दोनों ममालिक के माबैन बहुत से तहजीबी और सकाफती अवामिल मुश्तरका हैं। ईरान की मारूफ अदाकारा और मॉडल शकायक दिलशाद कहती हैं कि सेमिनार में शिरकत के जरिए हिंदुस्तान को मजीद समझने का मौका मिला। जितना इस मुल्क के बारे में सुना था उससे बेहतर ही पाया। خیلی ما استفاده کردیم توی این سمینار. دوست داشتیم تمام صحبت‌هایی که دوستان عزیز، پروفسورها و بقیه میهمان‌ها اینجا روی استیج صحبت کردن رو ما استفاده کردیم. خیلی بیشتر از اون چیزی که میدونستیم متوجه شدیم که هندوستان جای بسیار زیبایی، مردمای بسیار متمدنی داره. توی این 2 روز 3 روزی که من در هندوستان بودم خیلی تونستم هند رو بیشتر دوست داشته باشم و چند جایی که خرید رفته بودم در هندوستان دیدم که حتی یک پول هم یکم اینور اونور نمی‌کنن. این برای من خیلی خوب بود. احترامی که برای ما قائل بودن، رفتارشون، فرهنگشون. ईरानी स्कॉलर्स ने हिंदुस्तान में फारसी जबान का हाल और मुस्तकबिल के उन्वान से मकाले भी सुने और अपने मकाले भी पेश किए। फारसी स्कॉलर अफसाने जमशेद के मुताबिक इस सेमिनार में शिरकत करके अच्छा लगा। شما از من پرسیدید چطور روابط این 2 کشور. خوشبختانه توی مذهب یکی هستن و اعتقاداتشون بسیار شبیه هم هست. همین سمینارهای علمی، سمینارهای مذهبی، تاریخ، فرهنگ، این سمینارها میتونه مشترک باشه. همینطور که امروز ما اینجا هستیم با عکس و فیلم هایی که اونجا شیر میکنیم، آدم های بیشتری با پروفسورها و دکترای زیادی اینجا آشنا میشن. بنابراین این میتونه تکرار بشه، ادامه دار باشه. همین اتفاقی که اینجا افتاد اونجا هم ادامه پیدا میکنه. सेमिनार के मुख्तमिम व कन्वीनर डॉक्टर अरशद जाफरी ने भी तकरीर में इस अम्र की वजाहत की कि अगर अदबी कदरों और रवायतों को समझकर दोनों ममालिक के अदीबों और कलमकारों के असफार की रफ्तार और मेयार को बुलंद किया जाए तो जहनी और सरहदी फासले कम होने के साथ साथ हिंदुस्तान और ईरान के रिश्ते मजीद बेहतर और मुस्तहकम हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लालू प्रसाद की पहल के बाद भी आरजेडी में नहीं सुलझा मामला। जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद के बीच घंटे भर चली मुलाकात में भी नहीं कम हुई मनमुटाव। मीडिया में दिए अलग अलग बयान में भी दिखी सीनियर लीडरों के दिल की दूरियां। बिहार में शर्जील के घर से मोबाइल बरामद, क्राइम ब्रांच को उम्मीद मोबाइल से मिल सकती है अहम जानकारी।
पटना में सीपीआई और इंसाफ मंच का सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज। गांव-गांव इस तहरीक को पहुंचाने का मजदूर और किसानों ने लिया हलफ। सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ पटना में इंसाफ मंच और सीपीआईएम के जेर एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। खास बात यह है कि इस प्रोग्राम में ऐलान किया गया कि इस कानून से सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुल्क का गरीब पूरी तरह से इस कानून के जद में आएगा। देखिए, पहले ये कानून तो संविधान के खिलाफ है, ये मानव जाति के ही खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। ये भगवा राष्ट्र की दिशा में ले जाना चाहते हैं। असल निशाना इनका संविधान है कि हम अभी सीएए के तहत धर्म के आधार पर नागरिकता देंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि ये संविधान जो है वो बाधा है। और उनके जो संघीय प्रोजेक्ट है उसके राह में सबसे बड़ी बाधा है संविधान। इसीलिए उस संविधान को टारगेट करेंगे और यहाँ मनुस्मृति लाने की उनकी पूरी सजी से मनमाफिक नागरिकता तय करने की उनकी एक पूरी योजना है। गांव-गांव जा करके एनआरसी के बारे में लोगों को समझाएंगे और बताएंगे कि एनआरसी अगर लागू हो गया तो देश में गरीबों के ऊपर क्या आफत आने वाली है। ये सारी बातें हम गांव में ले जाकर हम लोग तो आपको एनआरपी और एनआरसी और सीए के खिलाफ में जनता के बीच में जा कर के पूरी तौर से उनको बताएंगे कि ये कैसे हमारे लिए काला कानून है और मेहनत कश जनता के लिए कैसे ये जो है ये तबाही का दौर से ये मोदी अमित शाह ले जाना चाह रही है। जिस तरह ये हमको आपको एपीएल से नाम छटान बीपीएल से भी नाम छटाने का योजना बनाया और आपको जो है आधार कार्ड से भी नाम छांटने की योजना बनाया। ये सारी बात जो है इनकी काला बाजारी के माध्यम से जनता को गुमराह करने का जो तौर तरीका चला है, इस बारे में हम लोग आम जनता के बीच में ले जा कर के उनको कन्विंस करेंगे, समझावेंगे। इसमें एनआरसी के और एनपीआर इसका आपस लेना ही मेन बात है। आज से भी मुस्लिम का नहीं, पूरा हिंदू भी। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि सीएए मुल्क के गरीबों के खिलाफ बनाया गया है। उन्होंने बिहार हुकूमत से एनपीआर के खिलाफ असेंबली से रेजोल्यूशन पास करने का मुतालबा किया है। दीपांकर भट्टाचार्य से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। आप देखिए बातचीत, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर हर जगह एहतजाज हो रहा है। आज देखिए इंसाफ मंच की जानिब से पटना में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। सीपीआई के लीडर जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य हैं। दीपांकर जी, आपने कई सारे सवालों को उठाया है कि हुकूमत गरीबों के खिलाफ साजिश कर रही है, तो इस एहतजाज को, इस तहरीक को किस हिसाब से अब आगे ले जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये देखिए हमने तो देख लिया है। असम में जब एनआरसी आया सारे 19 लाख लोग, बात हुई थी कि बांग्लादेशी को बाहर करेंगे। बांग्लादेशी को बाहर करने के चक्कर में आम हिंदुस्तानी बाहर हो गए और असम के, बिहार के, बंगाल के, बिहार के भी मेरे ख्याल से 60,000 करीब लोग असम में बाहर हो गए थे। तो इसलिए हमें तो बिल्कुल ये पता है कि एनआरसी जो है पूरे देश में आम लोगों को, गरीबों को, उन्हीं के पास कागज़ नहीं होते और गरीबों को और मजदूरों को, आम महिलाओं को, उनको नागरिकता सूची से बाहर करने की बड़ी साजिश है। ये कहा जा रहा है कि इसमें एक खास रंग देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों से ताल्लुक है। वो इसको भी आप कुछ कह रहे हैं कि ये तमाम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब क्योंकि गरीब जब हमारे जाएंगे तो उसमें मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे। ये तो हमने देख लिया। ये तो जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो असम के एनआरसी ने तो बता दिया कि 19 लाख लोग जब बाहर हुए, जिसमें 13-14 लाख हिंदू और 5-6 लाख शायद मुस्लिम हैं और हर भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो असम ने तो लोगों की आंखें खोल दी कि इसमें जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये साजिश गरीबों के खिलाफ है, आम लोगों के खिलाफ है। लोग अभी समझ नहीं पाए हैं क्या? समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। जैसे जैसे समझ रहे हैं तभी तो आंदोलन में इतनी भागीदारी हो रही है। शाहीन बाग के तर्ज पे हर जगह जो है एहतजाज हो रहा है। शाहीन बाग अभी देखिए दिल्ली के इंतखाब में जो है अभी सबसे बड़ा मौजू बना हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए शाहीन बाग ने जो संदेश दिया है, बहुत शांति से, बहुत इत्मीनान हो करके लोग जो वहाँ दिन रात एक करके धरना दे रहे हैं। आज सरकार डर गई और इसीलिए शाहीन बाग का मुकाबला करने का उनके पास कोई तरीका उनको सूझ नहीं रहा है। एक तो शाहीन बाग की महिलाओं के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं कि पैसे दे करके, 500 रुपया दे करके महिलाओं को लाया जा रहा है। और दूसरा, अब देख लीजिए जिस तरह से इन्होंने जहर उगलने का काम किया। कल हम देख रहे हैं कि कोई गोपाल है जो खुद को राम भक्त होने का दावा करता है, वो जा करके एक भाई के खिलाफ
तो इस देश में एक नौजवान को दूसरे नौजवान के खिलाफ अब उनके हाथ में। आप लोगों ने भी ऐलान किया है कि बिहार में जो है असेंबली का घेराव आप लोग करेंगे, असेंबली से रिजर्वेशन पास कराने की बात हो रही है। बिल्कुल हमारी ये मांग है, क्योंकि नीतीश जी जो कह रहे हैं गोल गोल बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एनआरसी नहीं लागू करने देंगे, तो एनआरसी तो अब एनपीआर के जरिए लागू होने वाला है। तो एनपीआर पर साफ बोलिए, एनपीआर पर आप बोल रहे हैं कि पुराना एनपीआर अच्छा था। पुराना अच्छा था तो नए का नोटिफिकेशन क्यों हुआ? पुराना अगर अच्छा था तो अब एनपीआर के खिलाफ आपकी पार्टी में जो लोग आवाज़ उठा रहे थे, प्रशांत किशोर जी, पवन वर्मा साहब, इन लोगों को क्यों अपने बाहर किया? तो आप एनपीआर के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं।